आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है एक क्रांति सीमित सी। तो चलिए शुरू की जाए कहानी एक क्रांति सीमित सी। दीदी चाय ले लो। नीलम ने चाय का कप स्टूल पर रखते हुए कहा और गर्दन के नीचे हाथ देकर वह उसे उठाने का उपक्रम करने लगी। तभी अम्मा भीतर से दौड़ती हुई आईं। अरे अरे, ये क्या कर रही है लड़की? क्यों, क्या हुआ? दोनों चौंक पड़ी। अरे आज तीजा है न, और तू सुबह सुबह उसे चाय पिला रही है? वो तो अच्छा हुआ मैंने सुन लिया। अम्मा अब भी हाँफ रही थी। नहीं तो आज कौन सा अनर्थ हो जाता अम्मा। बस लीक को पीटती चली जाती हो। दीदी की हालत क्या व्रत करने लायक है? क्यों? अरे हम तो सौरी में भी निर्जल रह आए हैं। मजाल है जो एक बूंद पानी भी नीचे उतार लें। तो तुम चाहती हो दीदी भी वही पागलपन करें? अम्मा ठीक कहती है नीलू। शीतल ने थकी सी आवाज में कहा। व्रत तो करना ही पड़ता है। अच्छा हुआ जो समय से याद आ गया। अच्छा अब पीछे से तकिया तो हटा ले जरा, मैं लेट जाऊं। नीलम ने चुपचाप सहारा देकर उसे वापस लिटा दिया। पर शीतल ने स्पष्ट अनुभव किया कि उस स्पर्श में पहले का सा स्नेह का ताप नहीं था। वह केवल कर्तव्य कर रही थी। नीलम से उसे बहुत डर लगता है। बहुत जल्दी नाराज हो जाती है वह। और इस समय तो वह नीलम को क्या, किसी को भी नाराज नहीं कर सकती। पग पग पर तो दूसरों का मुंह जोहना पड़ता है। उसने एक सांस लिया और चुप हो रही। बसंती उसी समय झाड़ू लेकर कमरे में घुसी थी। चलो जीजी बाई, पंखा बंद करो और पैर ऊपर उठाओ तो। तूफान मेल की तरह आती है मरी। कोई बीच में बैठा हो तो उसे भी कूड़े के साथ उठाकर फेंक देगी देगी क्या करूं अम्मा जी, पूरे 7 घरों का काम निपटाना होता है। जल्दी न मचाऊं तो क्या करूं? अच्छा चल, 5 मिनट सुस्ताकर चाय पी ले। नीलम ने उसे शीतल का कप पकड़ाते हुए कहा कि तेरा भी व्रत है। काहे का? तीजा का? अरे मैं नहीं करती। क्यों री? पहले तो खूब करती थी। शीतल ने पूछा। अब किसके लिए भूखी मरूं जीजी बाई? मतलब? मतलब ये अपने खसम को छोड़े बैठी है। अब ये व्रत क्यों करेगी? खसम शब्द से ही जाहिर था अम्मा खूब खूब नाराज हैं बसंती से। तो का करे अम्मा जी, रात दिन की मार कुटाई कहाँ तक सहें? सुबह से शाम तक लोगों के जूठे बर्तन घिसें, 4 पैसे कमाकर इनके पेट में झोंकें, ऊपर से इनकी धौंस सहें। ये अपने से नहीं होता अम्मा जी। अरे कम से कम अपने पीने लायक तो कमावे। अब कमाता है कि नहीं? तो क्या सचमुच ही छोड़ दिया? और क्या, मैं तो जीजी बाई एक दिन तन के खड़ी हो गई। कह दिया कि मारने पे आ जाऊं तो बत्तीसी बाहर निकाल कर रख दूं। मेरे भी मेहनत मजूरी वाले हाथ हैं। फिर बीवी से पिटने के बाद बाहर मुंह नहीं दिखा सकोगे, याद रखना। ठीक से रहना हो तो रहो, नहीं तो फूटो। बच्चे मैं ऐसे भी पाल रही हूँ, बाद में भी पाल लूंगी। वाह क्या बात है, नीलम ने दाद दी। क्या बात है, अम्मा ने मुंह चढ़ाया। बहुत बहादुरी का काम किया है न जो वाहवाही दे रही हो। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नजरें झुका ली। बसंती ने जो कर दिखाया, अम्मा क्या कभी उसकी कल्पना भी कर सकती हैं? बेचारी जिंदगी भर कितनी जिल्लत, कितना अपमान सहती रही हैं। न कभी ढंग का ओढ़ा न पहना, बस खटती रहीं और बच्चे जनती रहीं। लड़कियां पैदा करने के लिए सास के पति के ताने सहती रहीं। उन्हें गर्व भी है तो इसी बात का कि सब कुछ उन्होंने चुपचाप सह लिया, किसी के सामने कभी मुंह नहीं खोला। दीदी, हम आपकी ये बास्केट खाली कर दें? काजल ने पूछा। संभाल कर करना भई, मेरी सारी दवाइयां वगैरह हैं उसमें।
बास्केट की क्या जरूरत पड़ गई? शीतल ने पूछा। फूल पत्ती लेने जाना है ना? कुमकुम बोली। अम्मा कहती हैं तीजा में जितनी तरह के फूल और पत्तियां चढ़ाएंगे उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा। अच्छा दीदी, ये व्रत क्यों किए जाते हैं? पति की मंगल कामना के लिए। ऐसा भी कोई व्रत होता होगा जो पति पत्नी के लिए करे? काजल ने शंका प्रदर्शित की। कोई नहीं होता, कुमकुम बोली। होता तो क्या जीजा जी नहीं करते? उन्हें क्या दीदी का इस तरह पड़े रहना अच्छा लगता होगा? जीजा जी व्रत करेंगे? हम्म। शीतल ने देखा नीलम के चेहरे से ही नहीं, स्वर से भी घृणा जैसे टपक रही थी। इस लड़की को वह कभी समझ नहीं पाती। वह हमेशा एक आक्रामक मुद्रा में रहेगी, पापा की तरह। शीतल बेचारी अपनी माँ की तरह गऊ है। दोनों बहनों की प्रकृति में इतना अंतर है कि उसे खुद कभी कभी आश्चर्य होने लगता है। अरे तुम लोग अभी यहीं हो? जाओ, नहीं तो बाकी सब झूठ कर ले जाएंगी। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अम्मा ने भीतर से लताड़ दी तो काजल कुमकुम झट से चप्पलें डालकर फुर हो गईं। शीतल दोनों को देखती रह गई। क्या उम्र होगी दोनों की? बस 13 और 15। बीच वाली कोमल जीवित होती तो 17 की होती। अच्छा ही हुआ वह चली गई। एक बोझ तो कम हुआ। जो हैं उन्हें ही पार लगाना मुश्किल है। इन दोनों की शादी तक तो पापा रिटायर हो चुके होंगे। तब कैसे क्या होगा? अभी तो नीलम बैठी है। एमए किए 2 साल हो गए हैं, पर कहीं कोई जुगाड़ नहीं जमा। प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रही है, जहां वेतन कम और काम ज्यादा होता है। वह वेतन भी तो उसका कहाँ रह पाता है। सब घर नामक महाराक्षस हजम कर जाता है। बेचारी मनपसंद एक साड़ी तक नहीं खरीद पाती। और अब महीने भर से शीतल भी यहाँ डेरा डाले हुए है। दवा दारू का न सही, दूसरे खर्च तो होते ही हैं। दूध पीते हुए, खाना खाते हुए हर बार लगता है जैसे बहनों के मुंह का कौर छीन रही है। बड़ी ग्लानि होती है। कभी कभी लगता है नीलम इसीलिए मुंह फुलाए रहती है। नीलू, उसने हौले से पुकारा। क्या है? नीलम ने कापियों पर झुके झुके ही उत्तर दिया। हमेशा ऐसी अन खाकर क्यों बोलती हो? जानती हूँ तुम सब पर भार हो गई हूं मैं। शीतल से आगे बोला नहीं गया। नीलम ने तपाक से कॉपी बंद किया और उसके पास आकर बैठ गई। दीदी, बेबात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है? कहे बिना क्या मैं समझ नहीं सकती? तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? क्या मैं जानती नहीं? नहीं जानती। दीदी, मेरा मुंह इसलिए फूला हुआ है कि तुम्हारे ये व्रत उपवास मुझसे सहे नहीं जाते। संस्कार हैं रे, बचपन से घुट्टी में पड़े हुए हैं, इसीलिए आसानी से छूटते नहीं हैं। आज तू मुझे भाषण दे रही है, कल को शादी हो जाएगी तो तू यही सब करेगी। नहीं दीदी, कम से कम ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अपना जी नहीं जलाऊंगी। क्या मतलब? दीदी, तुम्हारा एक्सीडेंट इतना सहज नहीं था जितना बताया गया था। तुम होश में नहीं थी, इसीलिए जीजा जी ने जो कहानी गढ़ ली सबने उसे ही सच मान लिया, सिवाय मेरे। क्या कहानी थी? यही कि तुम मीठा तेल लेने जा रही थी, बरनी से तेल छलक गया और तुम फिसल गई। इसमें विश्वास न करने लायक क्या है? यही कि अगर तुम्हारे पास इतना तेल था कि ऊपर से नीचे तक सीढ़ियों पर फैलता चला गया, तो तुम इतनी तपती दोपहरी में तेल लाने क्यों गई थी? हो सकता है मैं तेल लेकर लौटते में फिसली हूं। यह भी गलत है दीदी, क्योंकि स्वीटी ने बताया था कि तुम उसे केरोसिन के ठेले के पास खड़ी करके कनस्तरी लाने ऊपर गई थी। उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मैं जानती हूँ कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। शीतल चुप हो गई। और सुनना चाहोगी दीदी? तुम्हारे गिरने पर वहां इतना हंगामा हुआ, पर पड़ोस से कोई झांकने भी नहीं आया। तुम्हारी प्रिय सखी सविता भी नहीं, जो भाभी भाभी कहकर चिपटी रहती थी।
पड़ोस में ताला था, मैंने सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा था। जरूर होगा, क्योंकि सविता की चप्पलें तुम्हारे बेडरूम में थीं। मैं जब तुम्हारे कपड़े लेने के लिए गई थी, तभी देखा था। स्वीटी ही उन्हें लौटाने गई थी। तुम जानती हो, बच्चे चीजें पहचानने में कभी भूल नहीं करते। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं दीदी, कोई मुझे कुछ कहने ही कहाँ देता है। जब भी मुंह खोलना चाहा है, डपट दी गई हूँ। पापा का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। अम्मा से ही कहना चाहा था, पर उन्होंने भी डांट दिया कि चुप रहो, जो होना था सो हो गया। मुझसे लड़ पड़ी कि तुमसे खुफियागिरी करने को किसने कहा था। अब तुम गुस्सा रही हो। मेरा क्या है, मैं चुप हुई जाती हूँ। तुम्हारी जिंदगी है, जैसे चाहे जियो। नीलम अपनी कापियां समेट कर बरामदे में चली गई। शीतल उदास हो गई। नाहक उसे नाराज कर दिया। एक वही तो है जिससे वह थोड़ा हंस बोल लेती है, नहीं तो पड़े पड़े पागल हो जाती है। पर वह भी तो एक ही जिद्दी लड़की है। जिस बात को वह प्रयत्न पूर्वक भूलना चाहती है, उसे ही कुरेदना चाहती है। वह पहले भी एक दो बार उससे पूछ चुकी है, पर हर बार शीतल यही दिखावा करती है कि उसे कुछ ठीक से याद नहीं है। पहले कुछ दिनों तक सचमुच सब कुछ गडमगड होता रहा, पर बाद में धीरे धीरे सब याद आता गया। दिन भर फुर्सत ही तो रहती है, बीती बातों को याद करने के सिवाय और काम ही क्या है। उस दिन शायद इतवार ही था या फिर कोई त्योहार था, ठीक से याद नहीं, पर छुट्टी जरूर थी। शीतल ने सोचा था दिन में जाकर अम्मा लोगों से मिल आएगी, और दिन तो फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह शाम गृहस्थी और दिन भर नौकरी। एक ही शहर में रहते हुए महीनों हो जाते हैं और वह अपनों से मिल नहीं पाती। उसने अनिल को बहुत मनाया था कि साथ चलें, पर वे राजी ही नहीं हुए। बोले एक ही दिन तो छुट्टी का मिलता है, वह भी बर्बाद कर दूं, यह मुझसे नहीं होगा। वहां जाकर तुम्हारे पापा की बीमारियों की दास्तान, अम्मा का रोना बिसूरना और बहनों का बेसिर पैर की बातें सुनने से तो अच्छा है घर पर एक झपकी ले लूं। शीतल ने फिर अनुरोध नहीं किया। उसे तो सचमुच गुस्सा आ गया था। यह भी कोई बात हुई, बेचारे पापा तो दामाद पर जान छिड़कते हैं। अम्मा आंखें बिछाए रहती हैं, बहनें जीजा का हर शब्द झेलने के लिए तत्पर खड़ी रहती हैं, और ये कहते हैं मैं वहां बोर होता हूँ। ठीक है मत जाओ, एक स्कूटर के लालच में ही निहोरे कर रही थी, अब अपने आप चली जाऊंगी। ताव खाकर वह स्वीटी के साथ अकेली ही चल पड़ी थी। घर के बाहर पैर देते ही सारा जोश हवा हो गया। धरती तवे की तरह तप रही थी और सूरज आग उगल रहा था। लू के थपेड़े चल रहे थे सो अलग, पर ऐसे माहौल में भी बस के लिए लंबी क्यों थी। महानगर में छुट्टी के दिन घर में कौन बैठता है। लगता था सब के सब सैर के लिए, सिनेमा के लिए चल पड़े हैं। अकेली वही बेवकूफ नहीं है। क्यों में खड़े खड़े पांव जम गए, पर बस नहीं आई। कितनी बार मन हुआ कि ऑटो कर ले। स्वीटी तो शुरू से ठुनक रही थी, पर हिम्मत नहीं पड़ी। अम्मा के घर तक के पूरे 15 रुपए लगते हैं। एक ट्रिप में इतने रुपए फूकना उसके बस का नहीं है, और फिर शाम को लौटाना भी तो है। अक्सर ऐसा ही होता है, अपने आराम के लिए, सुविधा के लिए खर्च करते हुए हमेशा उसके हाथ रुक जाते हैं। बाद में कोफ्त भी होती है। इतना संकोच क्यों होता है उसे? आखिर वह भी तो 1500 रुपए महीना कमाती है, क्या उसका कोई हक नहीं है? अनिल तो कभी इतना सोच विचार नहीं करते। मजे से 100 150 दोस्तों की एक बैठक में फूंक देते हैं। रात भर शोर शराबा होता रहता है। सुबह सारा सामान समेटते हुए उसे 2 घंटे लग जाते हैं। इतनी चिढ़ आती है, पर कुछ कह नहीं सकती। रात भर बैठकर सबके लिए पकौड़े और अंडे तलती रहती है। बस आने को ही थी कि शीतल को मिट्टी के तेल की गाड़ी दिखाई दे गई। आजकल इसके भी तो दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। ठेले का रुकना था
कि भीड़ छत्ते की तरह उस पर टूट पड़ी। शीतल को भी याद आया कि गैस आखिरी सांसें गिन रही है। 1 महीना और 20 दिन, बस इससे ज्यादा तो वह कभी चलती ही नहीं। फिर नंबर आने में 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं। अनिल से कितनी बार कहा है कि एक्स्ट्रा सिलेंडर ले लेते हैं, पर वे ध्यान ही नहीं देते। उन्हें क्या फर्क पड़ता है, दोनों वक्त पकी पकाई मिल जाती है। कैसे पकाया है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। 5 लीटर मिट्टी का तेल ही घर में लाकर रखने को कहती हूँ तो उनकी जान पर आ जाती है। तेल की गाड़ी के पास भी क्यों लग गई थी। 5 साल की स्वीटी को वहीं खड़ा करके वह जल्दी जल्दी घर लौटी। आधा घंटा स्टॉप पर खड़े रहने के बाद धूप में फलांग भर चल कर आई थी। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पसीने से नहा गई। दरवाजा बंद था। उसने घंटी दबाई। भीतर से कोई आहट नहीं आई, बस फुसफुसाहट सी सुनाई देती रही। उसने दोबारा बटन दबाया, देर से ही सही, पर इस बार दरवाजा खुला। उसे देखते ही अनिल का चेहरा सफेद और फिर स्याह पड़ गया। तुम? हाँ, मिट्टी का तेल आया है, सोचा ले लूं। आपको तो फुर्सत ही नहीं। कहते हुए वह भीतर जाने को हुई कि अनिल ने दरवाजे पर ही रोक लिया। यह क्या कर रहे हैं? मिट्टी के तेल का तो बहाना है, असल में तुम जासूसी करने आई हो। कैसी जासूसी? उसकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि भीतर से एक सरसराहट सी उभरी। वॉश बेसिन पर लगे कांच में एक नीला सा आंचल लहरा गया। बरामदे में लगा वह वॉश बेसिन बाहर के दरवाजे से साफ दिखाई देता था। उसका कांच पूरे घर का हवाला देता था। तो इसका मतलब था बेडरूम के दरवाजे पर कोई खड़ा था। भीतर कौन है? उसने पूछा। तुमसे मतलब? वह जबरन भीतर जाने को हुई और उसे बाहर ढकेलने लगे। वह कृत संकल्प थी, पर उनके सामने आखिर कब तक टिक पाती। इस धींगा मुश्ती में कब उसका पैर फिसला पता ही नहीं चला। होश में आई तब वह अस्पताल में थी। माँ और बहनें उसे घेरे हुई थीं। स्वीटी अपने नाना के पास दूर सहमी सी खड़ी हुई थी। उसका अपना शरीर पट्टियों से जकड़ा हुआ था और कसक रहा था। पता चला सिर में 4 टाके आए हैं, कूल्हे की हड्डी चटक गई है और दाहिनी कलाई मोच खा गई है। अस्पताल में 1 महीना बिताकर वे लोग उसे घर ले आए थे, पर अब भी वह बिल्कुल स्वस्थ नहीं थी। चलना अब भी एक सपना था। उठकर बैठने के लिए भी सहारे की जरूरत होती थी। बहनें बेचारी दिन रात तीमारदारी में लगी रहती थीं। अनिल तीसरे चौथे दिन आते, आधा पौन घंटा बैठकर चले जाते। उतनी देर में अम्मा पता नहीं क्या क्या बना देती। उन्हें बहुत तरस आता कि बेचारा लड़का वहां अकेला पड़ा है, होटल में खा रहा है। पता नहीं कितनी बार तो उन्होंने कहा होगा कि यहीं आ जाओ। बेचारी अम्मा, उन्हें क्या मालूम है कि बेचारा लड़का वहां बड़े मजे में है। यह राज तो सिर्फ नीलम जानती है, इसीलिए तो अपने जीजा को लिफ्ट नहीं मारती। अनिल शीतल को देखने के बहाने आते हैं, पर सारे समय वह नीलम को मनाते रहते हैं। वह पड़े पड़े यह नाटक देखती है और कुढ़ती है। यह तो आज मालूम हुआ कि नीलम इस खुशामद की मनुहार की भूखी नहीं है। वह सचमुच उनसे नफरत करने लगी है। उसने जो कुछ देखा है, उसके बाद और हो भी क्या सकता था। और एकदम जैसे एक फ्लैश सा चमका। कितनी बेवकूफ थी वह। स्वीटी चप्पलें पहचान गई और वह साड़ी न पहचान पाई, जबकि दोनों ने साथ ही जाकर विमल की सेल से वे साड़ियां खरीदी थीं। शीतल की गुलाबी थी और सविता की नीली। उस दिन यह ख्याल क्यों नहीं आया था? सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने साफ देखा था कि सामने वाले दरवाजे पर ताला है। तब यही सोचा था कि मम्मी पापा के साथ सविता भी पिक्चर गई होगी। वह मेरे ही घर में सेंध लगा रही होगी। इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। हेलो एवरीबॉडी, अनिल की सदाबहार आवाज गूंजी और स्वीटी दौड़कर पापा से लिपट गई। काजल कुमकुम दौड़कर जीजा जी के स्वागत के लिए दरवाजे पर पहुंची। अम्मा भी पल्लू से हाथ पोंछती हुई रसोई से बाहर निकल आईं। सिर्फ नीलम, जो बरामदे में बैठी थी, उठकर भीतर चली गई।
लीजिए अम्मा जी। अपना झोला उतार कर जमीन पर रखते हुए अनिल ने कहा। अरे बेटा, ये इतना सारा क्या उठा लाए? कुछ नहीं अम्मा जी, थोड़े से फल फूल हैं। आज तीजा है ना। आपकी इस पागल बिटिया का भरोसा नहीं है, निर्जल ही रह जाएगी। इसीलिए भागा भागा आया हूँ। अभी दफ्तर भी जाना है। आपकी छुट्टी नहीं है जीजा जी? अरे कहाँ भाई, ये मध्य प्रदेश की सरकार बहुत बेरहम है। तीजा की छुट्टी सिर्फ महिलाओं को देती है। ये नहीं जानती कि पुरुषों को इस दिन डबल ड्यूटी करनी होती है, घर की और दफ्तर की। आपने बेकार तकलीफ की जीजा जी। दीदी तो ये सब लेंगी नहीं, काजल ने कहा। लेंगी कैसे नहीं? देखो भाई, हमारी बात टालोगी तो तुम्हें कोई पुण्य नहीं लगेगा, बताए देते हैं। शीतल कुछ नहीं बोली, सिर्फ उन्हें देखती रही। लगा कि इन 2 महीनों में उनका रंग निखर आया है। चेहरे पर एक परितृप्ति झलक रही है। कहीं से नहीं लगता कि यह व्यक्ति पत्नी के विरह का मारा हुआ है। दीदी, जीजा जी की बात तो मान लो। पता है जीजा जी आज सुबह से इन्होंने चाय भी नहीं पी। कुमकुम ने सूचना दी। यह तो अच्छी जबरदस्ती है। आप लोग व्रत किए जाएंगी और जन्म जन्मांतर तक हम पर लदी रहेंगी। अरे हमसे भी तो कुछ पूछो भाई, हमें भी तो चॉइस का मौका दो। लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। जीजा जी की हर बात पर हंसना जैसे उनका धर्म है। पर शीतल को हंसी नहीं आई। अनिल हर तीज पर, हर व्रत उपवास पर ऐसी ही बातें कहते थे, पर शीतल को कभी बुरा नहीं लगा। पर आज तो ये बातें जैसे कलेजे को चीरती चली गईं। वॉश बेसिन के दर्पण में लहराता नीला आंचल उसकी सहनशीलता को तार तार कर गया। अम्मा ने नीलम को आवाज देकर चाय बनाने के लिए कहा, तो उसने भी फरमाइश कर दी। अम्मा, चाय तो हम भी पियेंगे। सुबह से सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। यह हुई न बात। अनिल ने विजय गर्व से दीप्त होकर सालियों की ओर देखा। अरे भाई, हम कहें और तुम्हारी दीदी न माने, यह तो हो ही नहीं सकता। नीलम चाय लेकर आई। तब तक काजल ने दीदी को सहारा देकर बिठा दिया था। नीलम के हाथ से कप लेते हुए उसने कहा, बिस्किट भी लाई है क्या? एक दो इधर भी देना। बिस्किट सब जैसे आसमान से गिरे। शीतल, तू पागल हुई है क्या? अम्मा गरजी। पागलपन की क्या बात है इसमें अम्मा? अभी तुम ही सोचो, मेरा व्रत उपवास भी कोई मायने रखता है? न नहाई न धोई, न पूजा न आरती, बिस्तर पर पड़े पड़े भूखे मरने में क्या तुक है? हाथ में बिस्किट की प्लेट लिए नीलम पसोपेश में खड़ी थी। शीतल ने वह प्लेट थाम ली और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, नीलू, मेरी क्रांति की सीमा बस यहीं तक है। मैं बसंती नहीं बन सकती। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी श्रोतागणों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा बोली जाने वाली यह कहानी आप लोगों को अगर पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार फिर से आप सभी श्रोतागणों को धन्यवाद।